हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव मतलब यहाँ पे जब भी कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जब भी किसी इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये कंडक्टर है, ये वायर है, ए से बी अगर करंट जा रहा है, ए से बी करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे कि कुछ देर बाद ये अपने आप गर्म हो जाएगा। तो यही जो गर्म होता है, इसी को हम लोग, इसी प्रभाव को कहते हैं कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द अ कंडक्टर टू प्रोड्यूस हीट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor to produce heat. This effect of electric current, this effect of electric current is called heating effect of electric current. Heating effect of electric current। तो यहाँ पे सिंपल कहते हैं कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट का पास होगा तो वो क्या होगा, अपने आप एक हीट क्रिएट करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि मोबाइल ही चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते चलाते एक घंटा के बाद क्या होता है, अपने आप गर्म हो जाता है। तो वहीं पे बल्ब में भी इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो वो अपने आप गर्म हो जाता है। तो हम लोग इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कि जब किसी तार से होकर के विद्युत धारा का प्रभाव होगा, तो वहाँ पे उष्मा उत्पन्न होगा। तो इसी उष्मा के प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या हीटिंग, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहते हैं हिंदी टॉपिक में। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर to produce heat, this effect of electric current is called heating effect of electric current। अब यहाँ से हम लोग दूसरा देखते हैं कि इसी लॉ पे जूल्स लॉ आया। तो जूल्स ने अपना लॉ क्या दिया कि जूल्स ने कहा कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें 3 कंडीशन होता है कि एक सर्किट है। जूल्स लॉ ने अपना व्यू दिया कि जो H होता है, जो हीट होता है, हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो I स्क्वायर के बराबर होता है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। वहीं पे दूसरा इक्वेशन दिया कि हीट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लोग 2 मान लिए। और यहीं पे हीट जो है और T I स्क्वायर RT, R यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मीन्स किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट क्रिएट होगा। ये भी हम लोग फार्मूला से ही लाए हैं कि हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, QV होता है। W बराबर क्या होता है, QV होता है। तो यहाँ पे W बराबर हम Q को क्या QV को लिख सकते हैं, यानी Q को ही लिख सकते हैं कि I/T या Q/T, QT, यानी I बराबर जो होता है Q/T होता है। तो यहाँ पे Q को लिख सकते हैं IT। तो इस तरीके से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। और इसको V, I क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है और T टाइम है, और V क्या है यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, V क्या है यहाँ पे वोल्ट है, V क्या है वोल्ट है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि W बराबर जो आया तो VIT आता है। क्या आता है, VIT आता है। फिर यहाँ पे हम लोग V को लिख सकते हैं IR। V को क्या लिख सकते हैं, ओम के लॉ से V को हम लोग IR लिख सकते हैं। V को क्या ओम के नियम में हम लोग देखते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इस V को हम लोग IR लिख दिए हैं और I अपने जगह पे है, और ये वाले जो T है
ये भी अपनी जगह पे है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बताता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वो यहाँ पे ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो I इंटू आई स्क्वायर और R ये होगा और ये T। तो हम लोग W बराबर क्या प्रूव कर लिए हैं कि आई स्क्वायर आर टी। तो यही W वर्क, ये W क्या है, वर्क है, कार्य है, यानी एनर्जी है। तो हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी भी बोल सकते हैं। यहीं पे बाद में जब एनर्जी होता है, एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। हीट इसलिए बोल सकते हैं कि हीट भी क्या है, अपने आप में एक एनर्जी है। हीट अपने आप में क्या है, एक एनर्जी है। इसीलिए हम लोग H बराबर आई स्क्वायर आर टी लेते हैं। इस चीज को बाद में प्रूव कौन किया, जूल्स ने किया। तो इस चीज को हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन एक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से लेते हैं। तो हम ये पाते हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ से हम लोग फिर देखते हैं कि आई स्क्वायर आर टी जब आया तो कह सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी जब आ जाता है तो एक चीज हम यहाँ से देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद यहाँ पे के कांस्टेंट लेते हैं। के कांस्टेंट का वैल्यूज हम लोग 1 मान लेते हैं, मीन्स के आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे के अगर 1 हो जाता है तो आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ कहलाता है कि जूल्स लॉ कहता है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी लॉ पे मेरा हीटर काम करता है, इसी लॉ पे मेरा बल्ब काम करता है, इसी लॉ पे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट काम करता है। अब हीटर में देखते हैं कि हीटर में जब ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास करने पे वो ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा। यहीं पे आर जो है रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिशन को फ्लो होने में जो अपोजिशन करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। और जाहिर सी बात ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी कोई काम होता है तो उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और जितना देर तक हम लोग हीटर छोड़ करके या प्रेशर आयरन जो होता है जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं वो भी इसी लॉ पे है। तो वो जितना देर तक हम लोग उसको छोड़ेंगे, जितना टाइम तक देंगे उतना ज़्यादा हीट होगा। तो ये जूल्स लॉ का, जब जूल्स लॉ आया तो ओम्स लॉ यहाँ पे फेल करता हुआ दिखाया, क्योंकि ओम्स लॉ जो आया तो ओम्स के प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है कि V बराबर आई आर। पर ओम्स लॉ जो प्रॉपर्टी दिया था अपना तो वो कांस्टेंट के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए दिया था। और यहाँ पे ओम्स लॉ फेल होता हुआ दिखता नजर आया। कब, जब हमारे जूल साहब आए। तो जूल साहब ने अपना क्या दिया, जूल्स लॉ दिया। उससे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ये समझे कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से पास होगा, किसी भी कंडक्टर से पास होगा तो कुछ देर के बाद वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। इस बात को जूल्स ने प्रूव किया कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। पर जूल्स लॉ यहाँ पे वैलिड जब हुआ तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि ओम्स लॉ फेल नजर होता हुआ है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पावर ऑफ, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पावर मीन्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक पावर कहते किसको हैं। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत शक्ति। जो विद्युत शक्ति मीन्स शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति बराबर होता है कि मान के चलिए कि जब भी विद्युत शक्ति, तभी हम बात करेंगे कि जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी का कंजम्पशन होगा। तो एनर्जी का कंजम्पशन होने में, खर्च होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग पावर कह देंगे। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पावर। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है सेम काम को वो अलग अलग टाइम में कर रहा है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि एक के पास पावर ज़्यादा है, एक के पास पावर ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग पावर को डिफाइन करने के लिए सिंपल क्लास 9th में भी ये वर्क एनर्जी पावर जब पढ़े थे तो पावर बराबर पढ़े थे एनर्जी बाय टाइम। पर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर जब पढ़ते हैं
तो पावर का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंजम्पशन या कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी को कंजम्पशन होने में जो टाइम लगता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंजम्पशन व्यय होने में, हिंदी में कहते हैं कि जब किसी विद्युत धारा को प्रवाहित होने में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर, टाइम यहाँ पे दर है, टाइम के दर को ये क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कि व्हेन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो यहाँ से हम सिंपल फार्मूला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P बोल दिए और एनर्जी यानी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोल दिए हैं एनर्जी, और टाइम को हम लोग टाइम दो बोल दिए। तो एनर्जी मीन्स यू अभी हम प्रूव किए थे कि यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है I² RT, अभी प्रूव किए थे। उसी के जगह पे हम लोग I² RT बैठाते हैं तो नीचे T है, ये T कैंसिल होता है तो मेरे पास आ जाता है I² R। ये I² R जो हुआ ये पावर का फॉर्मूला हुआ, पावर निकालने का एक फार्मूला हुआ कि I² R जो है ये अपने आप में पावर निकालने की एक, कोई भी इलेक्ट्रिक किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका हम लोग पावर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये I² R, ये जो पावर फाइंड होगा ये सीरीज के लिए होगा। हम लोग पढ़े थे कि जो ये कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस होता है, वो दो तरीके का होता है, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। तो ये जो होगा पावर, इस पावर को हम लोग सीरीज में फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, सीरीज के लिए है। कि सीरीज कोई भी सीरीज है, सीरीज का मतलब हुआ कि ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, ये, उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं ये, और ये सभी रेसिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। ये R1 है तो ये R2 है। तो यहाँ पे हम लोग इस पावर को निकाल सकते हैं। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल आप जानते हैं कि ये पैरेलल कंडीशन बताएगा, जो हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन यानी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में इसको हम लोग फिर सेल से ऐड कर जोड़ देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है यहाँ पे R1 R2 R3। तो ये पैरेलल के लिए, तो ये फार्मूला जो हुआ है, ये फार्मूला किसके लिए हुआ है, ये सीरीज के लिए हुआ है। ये सीरीज के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, सीरीज के लिए है। पर दूसरा फार्मूला हम लोग यहीं पे प्रूव करते हैं कि दूसरा फार्मूला प्रूव करने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि P बराबर क्या आया, I² R आ गया। तो हम लोग I को लिख सकते हैं, I को I इंटू आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, I इंटू आई, या फिर हाँ ठीक है I इंटू आई लिख सकते हैं और R लिख सकते हैं। तो I और इंटू आई आर को हम लोग भी कह देते हैं, आई आर को क्या कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। कि ओम्स लॉ में हम लोग देखे थे कि ओम्स लॉ में जो होता है, ये जो होता है V बराबर आई आर होता है। ये चीज हम लोग वहाँ पे प्रूफ किए हैं, वहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको प्रूफ किए थे कि ऑनलाइन तो क्लास नहीं, वो ऑफलाइन में हम कर चुके थे क्लास, ऑफलाइन क्लास ही था जिसमें हम लोग प्रूफ किए थे कि ओम्स लॉ जो है V बराबर आई आर, ये प्रूफ किए थे। और यहीं पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि इस फार्मूला में कि P बराबर I² R हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, और I² को I इंटू आई और ये R अपने जगह पे, तो ये आई आर को हम लोग भी लिख देते हैं ओम के नियम से, ओम के रूल से हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, और यहाँ पे I भी हो गया। तो पावर बराबर यहाँ पे एक फार्मूला और बन गया VI, पावर बराबर क्या हो गया VI। यहाँ I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, V वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और P जो है पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो वैलिड है ये किसके लिए है, ये पैरेलल के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पैरेलल सीरीज के लिए, पैरेलल ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, और इससे कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पे आ जाता है, कहीं से भी कोई भी फार्मूला उठा करके पूछ सकता है। कि वो यहाँ पे पूछ लेगा कि I² RT क्या होता है,
आई स्क्वायर आर टी बाई टी क्या होता है या आई स्क्वायर आर क्या होता है। ये क्वेश्चन हम अपना टेस्ट सीरीज में इस बार जो लेने वाले हैं क्लास 10th का टेस्ट सीरीज, उसमें भी ये क्वेश्चन हम डाले हुए कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखे हैं। तो P बराबर भी आई हो जो है ये पैरेलल के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टॉपिक है मेरा फ्यूज किसको कहते हैं। फ्यूज के बारे में जब बात करते हैं तो फ्यूज है क्या चीज, तो फ्यूज के बारे में बोलते हैं कि ये एक डिवाइस है। फ्यूज क्या है, फ्यूज इज अ डिवाइस टू सर्व या सेक्रेटरी या सेक्रेट योर डिवाइस अंडर द हाउस। हमारे घर में जितने भी अप्लायंस है वो सुरक्षित रहता है इसके वजह से, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये फ्यूज क्या करता है, फ्यूज में जो वायर लगा हुआ रहता है वो वायर अपने आप टूट जाता है ज़्यादा वोल्टेज के कारण। और हमारे घर में जो जितने भी अप्लायंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है या लैपटॉप है, तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि वो सभी चीज़ को बचा करके रखने में सुरक्षित रखता है, वो सबको क्या रहता है, सुरक्षित। तो फ्यूज एक क्या है, फ्यूज एक डिवाइस है जो हमारे घर में रखे अप्लायंस को सुरक्षित रखता है। जैसे फैन है, अचानक इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा वोल्टेज से आ जाएगा तो फैन मेरा क्या हो जाएगा, अपने आप फ्यूज हो जाएगा। वहीं पे बल्ब है, ज़्यादा वोल्टेज आने से वो फ्यूज हो जाएगा। अगर लैपटॉप है लगा हुआ तो वो ज़्यादा वोल्टेज आने से फ्यूज हो जाएगा। तो ज़्यादा वोल्टेज से रोकने के लिए हमारे घर में कितना जाना चाहिए लाइट, तो वो फिक्स है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज का में जो वायर लगा होता है पतला सा, इस तरीके का फ्यूज का एक शेप होता है। यहाँ पे तो हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, तो ये पतला सा यहाँ पे वायर लगा हुआ रहता है। तो ये वायर अपने आप क्या होता है, टूट जाता है। ये वायर अगर ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये वायर अपने आप टूट गया और इसका कनेक्शन खत्म। जब कनेक्शन खत्म तो सर्किट टूट गया। जब सर्किट ब्रेक डाउन कर जाता है, सर्किट टूट जाता है, विद्युत परिपथ टूट जाता है, तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह होने की कोई बात नहीं है। तो विद्युत परिपथ मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में ही हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जब भी हम लोग एक जिस पथ से होकर के विद्युत धारा का फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ ओपन है, टूट गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होना बंद हो जाएगा। तो इस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस यंत्र को कहते हैं फ्यूज। इस यंत्र को क्या कहते हैं, इस डिवाइस को क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। फ्यूज में हम लोग कॉपर वायर लगाते हैं। तो कॉपर वायर जो लगाते हैं तो वो वायर पतला करके, मतलब उसमें जो देखते हैं फाइबर 5-6 फाइबर रहता है, 10 फाइबर 12 फाइबर तक रहता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फाइबर इसमें लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब जो वायर पतला होता है कि थिन वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटा वायर में जो थिक वायर होता है उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। क्योंकि हम यहाँ पे लॉ पढ़े थे कि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेसिस्टेंस है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, कि एरिया जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। और एक चीज़ पढ़े थे कि आर जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी वायर की लंबाई जितना बढ़ाएंगे वो उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होते जाएगा। तो यहाँ पे एरिया हम लोग कम देते हैं, फ्यूज में जो वायर यूज करते हैं उसमें हम लोग एरिया कम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि फ्यूज कहते हैं किसको, फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है, डिवाइस है जो हमको सेव रखता है। वो किसको सेव रखता है, आज जो हमारे घर में अप्लायंस लगा हुआ रहता है उसको सेव रखता है। बल्ब क्या है, बल्ब के बारे में कहा जाता है कि बल्ब अपने आप में एक डिवाइस है। बल्ब क्या है, अपने आप में डिवाइस है। जो बल्ब का काम क्या है, कि बल्ब का काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदलना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, बल्ब का काम है, बल्ब इज अ डिवाइस which is convert electric energy into heat and light energy। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। मेन पर्पस तो लाइट है, पर उसके साथ साथ हीट हो जाता है, क्योंकि जूल्स लो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे लाइट के साथ साथ हीट भी होता है। तो बल्ब क्या है, बल्ब एक डिवाइस है। बल्ब क्या है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब अपने आप में ये क्या है, बल्ब एक डिवाइस है। क्या है, डिवाइस है, जिसको यंत्र बोलते हैं, डिवाइस यंत्र है, डिवाइस है। बल्ब एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इसी को हिंदी में बोल सकते हैं कि बल्ब को हिंदी में बल्ब ही कहते हैं और डिवाइस को यंत्र कहते हैं। बल्ब वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये चीज हुआ। तो बल्ब में जो वो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है। किसका लगा होता है? टंगस्टन का लगा होता है। वो टंगस्टन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल W होता है। सिंबल क्या होता है? उसका W होता है। तो बल्ब में हम लोग कौन सा वायर यूज करते हैं? वो रेड वाले बल्ब में, उसमें हम लोग टंगस्टन वायर मीन्स बल्ब में जो यूज करते हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में। वो इस तरीके से मेरा मान के चलिए कि बल्ब है, ये सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे जो फिलामेंट है इसमें जो लगा हुआ फिलामेंट रहता है यही टंगस्टन का बना होता है, यही टंगस्टन। और एक क्वेश्चन और आता है कि बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, क्योंकि इससे हवा निकाल करके इसमें एक गैस भर देता है। एयर निकाल करके इसमें क्या, इन्वायरमेंटल एयर जो होता है उसको निकाल करके वैक्यूम करके इसमें एक गैस भर देता है। तो गैस का नाम है आर्गन। आर्गन गैस भर देता है। कौन सा गैस भर देता है? इसमें आर्गन गैस भर देता है। तो आर्गन जो एक नोबेल गैस है, आर्गन क्या है? एक नोबेल गैस है जिसको इसमें डाला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर जब पता है कि जूल के लॉ पे ही काम करता है और इसमें नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। नाइक्रोम कोई एलिमेंट नहीं है, नाइक्रोम एक एलॉय है। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है। तो एलॉय को हम लोग जो नाइक्रोम हीटर जो बना होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो बना होता है, हीटर जो होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम के वायर से बना होता है। नाइक्रोम एक क्या है? नाइक्रोम एक एलॉय है। क्या है ये? एलॉय है। एलॉय मिश्र धातु, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या बना हुआ? किससे बना? मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। ना ही तत्व है ना ही योगी, ना ही तत्व है, ये तत्व नहीं है। ये क्या नहीं है? तत्व नहीं है। ये क्या है? मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु कहते किसको है? मीन्स एलॉय उसको कहते हैं मेटल या मेटल से बना हुआ, या मेटल नॉन मेटल से बना हो, या नॉन मेटल से बना हुआ। तो एलॉय है। नाइक्रोम क्या है? एलॉय है। जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, कांसा जो है वो भी मेरा एलॉय है। पीतल जो है वो भी एलॉय है। जैसे सोल्डर है वो भी एलॉय है। तो इस तरीके से हम लोग नाइक्रोम की बात करते हैं। तो नाइक्रोम एलॉय है। तो नाइक्रोम में बहुत सारे एलिमेंट है। तो नाइक्रोम में एलिमेंट है तो निकल है, निकेल है, एक क्रोमियम है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्रोमियम है, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम, और एक क्या है? एक और है जिसका नाम है क्या? आयरन। तो ये 4 एलिमेंट से मिलकर के कौन बनता है? नाइक्रोम बनता है। तो नाइक्रोम कोई क्या है? एक एलॉय है। पूछ लेगा कि नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। मिश्र क्या है? ये मिश्र धातु है। बल्ब में कौन सा गैस पाया जाता है? तो बल्ब में आर्गन पाया जाता है। पर ये जो मरकरी वाला बल्ब है इसमें अलग गैस पाया जाता है। अलग गैस नहीं, उसमें लिक्विड पाया जाता है। जैसे वो मर्क्यूरी पाया जाता है। वो जो ट्यूब वाला बल्ब होता है मर्क्यूरी। अब तो एलईडी आ गया, तो एलईडी में क्या होता है? जंक्शन यूज किया जाता है, तो उसमें कोई गैस उस भरा नहीं जाता है। पर पहले वाले बल्ब में जो मर्क्यूरी वाला बल्ब होता है तो उसमें थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी होता है वही वो वाला बल्ब में भरा, व्हाइट कलर का जो ट्यूब वाला बल्ब होता था उसमें भरा जाता है। पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में बल्ब के बारे में डिफिनेशन पढ़े। इससे पहले हम लोग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जूल्स लॉ पढ़े, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकें। इस टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा, कन्वर्ट किया है कि मैंने हिंदी में इसको बताया और इंग्लिश में इसका डिफिनेशन भी लिखा है।